चैप्टर 3 अध्याय 3 रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके में शासन चलाना, शासन करना। क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब ब्रिटिशर्स को ये तो समझ में आ गया था कि जो विलेजेस है, ग्राम है, गांव है, हिंदुस्तान के, इंडिया सबकॉन्टिनेंट के जो विलेजेस हैं, उनसे उनको रेवेन्यू तो मिल ही रहा था, रेवेन्यू के सोर्स तो थे ही। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज देखी कि यूरोप में जिन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी वो भी इन विलेजेस में, क्योंकि यहाँ खेत है और सबसे बाद खेती हर मजदूर है, साथ में कल्टीवेटर्स हैं यानी कि पीजेंट्स और फार्मर्स हैं, तो फिर क्यों ना यहाँ पर अपने हिसाब से खेती करवाई जाए। तो अगर मैं लेट 18th सेंचुरी पे ले जाऊँ आपको, इसका मतलब मैं 1870 या 60 के बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, 18th सेंचुरी, सॉरी 1770 की बात कर रहा हूँ। तो 18th सेंचुरी यानी कि 1770 के आगे की मैं बात करूँ तो कंपनी ये कोशिश कर रही थी किसी तरीके से हम दो क्रॉप है उनका कल्टीवेशन, उनकी पैदावार शुरू करें, और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े तौर पे इसका एक्सपेंशन भी किया, बढ़ावा भी किया। तो एक तो ओपीएम थी, ओपीएम यानी अफीम, और दूसरी है इंडिगो। अभी इंडिगो जो शब्द है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये इंडिगो बार बार आने वाला है। इसको कहते हैं नील, और ये है आपका ओपीएम, अफीम, अफीम, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने फार्मर्स को और जो पीजेंट्स हैं उनको परसुएड किया, मतलब बहलाया, फुसलाया, मनवाया या फोर्स किया मतलब जबरन मजबूर किया इनका कल्टीवेशन करने के लिए कि चलिए साहब आप ये कल्टीवेशन करिए, इसको उगाइए। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अपने मर्जी के मुताबिक, अपने मन माफिक अलग अलग जगह पे अलग अलग खेती करवाई। जैसे बंगाल में उन्होंने जूट, जिसे हम पटसन कहते हैं, पटसन बोरे बनते हैं ना जिससे, उसकी खेती करवाई। अगर आप आसाम की बात करें तो वहां पर चाय, टी और बहुत सारे उन्होंने प्लांटेशन या बागान लगवाए। उसके बाद अगर हम यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करें जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहां पर उन्होंने गन्ने की खेती करवाई यानी कि शुगर केन की खेती करवाई। इसलिए आप देखेंगे मुजफ्फरनगर, उसके आसपास के सारे इलाके, वहां पर बहुत सारी मिल है इसकी, आपकी शुगर केन की, चीनी मिल है। ऐसी अगर आप पंजाब की बात करें तो वहां पर वीट यानी गेहूं की बात की, उन्होंने उसको पैदावार करवाई। महाराष्ट्र में उन्होंने कपास, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी है तो वहां पर कॉटन, कपास की खेती करवाई। और पंजाब और मद्रास में उन्होंने राइस, क्योंकि यहाँ की जलवायु उसके लिए थोड़ी सूटेबल है। तो अपने मन मुताबिक, अपने मन माफिक उन्होंने इन जगहों पे अपने हिसाब से क्रॉप्स उगवाई। अब आपको मैं ले चलता हूँ इस इंडिगो पे। मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडिगो का नाम बार बार आने वाला है। इन साहब को देखिएगा, इनका नाम है विलियम मॉरिस। क्या नाम है इनका? विलियम मॉरिस। ये जो चित्र है इसमें मैं इनका नाम लूंगा, इसलिए इनका जरा चेहरा देख लीजिए। ये है विलियम मॉरिस, और ये हो रही नील की खेती, इंडिगो की खेती, नील की खेती। यहां पर आते हैं आप, यहां दो चित्र देख रहे हैं आप। बाएं हाथ पे जो चित्र है वो है कलमकारी प्रिंट, मतलब कलमकारी पद्धति से किया हुआ प्रिंटिंग है। और किसने किया है? हिंदुस्तान का जो आंध्र प्रदेश है वहां के बुनकरों ने ये किया है, वहां के वीवर्स ने किया हुआ है कलमकारी प्रिंट। कब? 20वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। यहीं पर अगर आप दाएं हाथ पे देखें तो यहां पर जो प्रिंट देख रहे हैं, फ्लोरल प्रिंट, मतलब फूल पत्तों का जो प्रिंट है, उसको डिजाइन किया गया है, इसको बनाया है किन साहब ने? मैंने आपको कहा था एक साहब का नाम लूंगा। ये बहुत बड़े पोएट भी रहे, मतलब बहुत अच्छे कविता लिखते थे, और ये अपने आप में एक आर्टिस्ट भी थे। ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश आदमी है। ये जो चित्र है, या ये चित्र तो नहीं है, ये चित्र के पीछे, मतलब ये एक्चुअल इन्होंने फ्लोरल डिजाइन कॉटन प्रिंट है, जो यानी कि कपास पे, कपड़े पे इन्होंने प्रिंट दिया है। और ये जो साहब है उनका नाम है विलियम मॉरिस। ओके, तो हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान से जो नील बनता था, नील की पैदावार जो होती थी, हिंदुस्तान के नील का ही आप ये नीला नीला प्रिंट देख रहे हैं।
इसमें क्लियर बताया गया है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ यूज रिच ब्लू कलर। इसी को हम कहते हैं इंडिगो। क्या कहते हैं? इंडिगो। अब इंडिगो की बात चल रही है और हम अगर नया कलर ना लाए तो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। नील ले आते, नीला कलर ले आते, तो ठीक है, ये इंडिगो नीला कलर, ब्लू। तो जो आप ब्लू देख रहे हैं यहाँ पर, जो ब्लू कलर देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये आया है एक पौधे से, एक पेड़ से, जिस पेड़ का नाम है इंडिगो। यानी एक प्लांट है जहाँ से नील बनता है और उसका नाम है इंडिगो। ध्यान रहेगा, राइट। तो जो मॉरिस ने प्रिंट दिए हैं, जो 19वीं शताब्दी की मैंने बात की, ब्रिटिश, मैंने आपको चित्र दिखाया, वो पॉसिबली हिंदुस्तान का नील उन्होंने उपयोग किया है, क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर था एक टाइम पे, वर्ल्ड को सबसे ज्यादा ये सप्लाई करता था। इसके आंकड़े भी हम अभी देखेंगे, राइट। अब सवाल उठता है कि व्हाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा कि हिंदुस्तानी इंडिगो या हिंदुस्तानी नील की रिक्वायरमेंट, डिमांड इतनी ज्यादा क्यों थी विश्व में। ओके, पहली चीज तो ये है, जो नील है या इंडिगो है, इसकी खेती कहाँ होती है? इसकी खेती होती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, यानी कि ट्रॉपिक्स में। कहाँ होती है? ट्रॉपिक्स में इसकी ये जलवायु इसके लिए बहुत सूटेबल है, राइट। और अगर आप देखें, मैं बहुत पहले आपको ले जा रहा हूँ, 13वीं शताब्दी, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1200 से 1300 के बीच के दरमियान की बात। ये कितनी पुरानी बात हो गई है ना। हम 600 साल 700 साल पहले जा रहे हैं। इस जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, मतलब इस टॉपिक में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, उससे 600 साल मैं आपको पहले ले जा रहा हूँ। इस जमाने में जो हमारा इंडियन इंडिगो है, यानी कि आई लिखूंगा अब इसको, जो इंडियन इंडिगो है यानी कि भारतीय नील, चाहे आप इटली की बात करें, चाहे आप फ्रांस की बात करें, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें, इतने बड़े बड़े जहां जो मैन्युफैक्चरर्स इस जगह पे थे, जो कपड़ा बनाते थे, और कपड़ा बनाने के बाद, यानी कि मैन्युफैक्चरर और डायर मतलब होता है कपड़े को रंगने वाले, तो कपड़े के मैन्युफैक्चरर और डायर वाले जो रंगरेज होते हैं, उन लोगों के लिए इंडियन इंडिगो ये पहली चाह थी, पहली जरूरत थी। लेकिन बात ये थी कि जो इंडियन इंडिगो यहाँ पहुंचता था, ये बहुत कम मात्रा में पहुंचता था। उसका कारण ये है, अब आप सोचिए, मैं 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में यहाँ से ऐसे यूरोप पहुंचाना, आज हमें कितना आसान लगता है, फ्लाइट पकड़िए पहुंच जाइए। पहले तो शिप से जाते थे, और शिप भी वैसे रोबस्ट शिप नहीं थे, स्ट्रॉन्ग शिप नहीं थे, आधे से ज़्यादा तो डूब जाते थे या मर जाते थे, जो हो जाता था, बहुत कम ही पहुंच पाते थे। उस जमाने में यहाँ से नील का यहाँ से यहाँ तक जाना, आप सोच लीजिए कितना खर्चे वाला काम होगा ये। तो बेसिकली जो इंडियन इंडिगो का था, उसका प्राइस बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था इसका प्राइस, राइट। अब इससे क्या हुआ कि अब इनको, यूरोपियन लोगों को कपड़े तो रंगने ही है, तो इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर पौधा देखिए, ये है वोड प्लांट। क्या है? वोड। तो वोड का इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया, और वोड से है वो बैंगनी, वायलेट और ब्लू, यानी बैंगनी और नीला कलर वो बनाने लगे। ठीक है, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, जो यूरोप में कपड़ा व्यवसायी थे, बनाने वाले थे, और साथ में जो डायर थे, जो कपड़ा रंगते थे, राइट। उसका कारण यह है कि जो वोड प्लांट है, ये टेम्परेट जोन में होता है। टेम्परेट, इसका मतलब यह है कि जैसे आप समझ लीजिए शीत और उष्ण, शीतोष्ण जलवायु में ये टेम्परेट जोन में होता है। कहाँ होता है? टेम्परेट जोन में। ठीक है, तो ये यहाँ की जलवायु है वो आपकी टेम्परेट जोन में आती है, तो ये होता था। ओके, अच्छा, इजीली अवेलेबल हो जाता था। उसका कारण ये था कि अगर मैं इस वोड की बात करूँ, तो ये कहाँ पैदा हो रहा था, या यहाँ कहाँ पैदावार हो रही थी? नदर्न इटली में हो रहा था, यानी कि उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस यानी सदर्न फ्रांस में, इस तरीके से जर्मनी, ब्रिटेन, तो बहुत सारी जगह ये पैदा हो रहा था। एक और चीज़ थी यहाँ पर कि जो लोग ये व्यवसाय करते थे इसका, वोड का, वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडियन इंडिगो जो है वो यहाँ पर आए, क्योंकि अगर ये आएगा तो आप जानते हैं इंडियन इंडिगो क्लासिक था, यानी जो इंडियन इंडिगो है ये आपको देता था रिच ब्लू कलर,
मतलब बहुत बढ़िया रिच ब्लू कलर, बहुत ही चमकीला अच्छा सुंदर कलर देता था नीला ये। लेकिन जो वोड से आता था कलर वो इतना अच्छा नहीं था, यानी पेल था और डल था, मतलब बहुत ही डल सा कलर था ये। ओके, तो यहां तक तो बात चलती गई। लेकिन 17वीं शताब्दी के आते आते इन्होंने यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये जो बैन हो चुका था, बैन हो गया था, इसको जरा उठाइए। अपने गवर्नमेंट को मनाया, इन लोग सब लोगों ने, यूरोपियन वालों ने अपने गवर्नमेंट को मनाया कि देखो साहब ऐसा है, ये इंडिगो को आने दो हमारे पास, ठीक है जी। तो जब ये आना शुरू हुआ, मतलब बैन इस पर उठ गया, जो इंडिगो का हिंदुस्तान से नील का इंपोर्ट हो रहा था, इसको थोड़ा उठाने की बात की। उसका एक था फ्रेंच, पहले मैं बताऊं आपको कि हुआ ये कि ये बना हुआ और उसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, जो हम अभी छोटा सा कहानी अभी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि केवल हिंदुस्तान में ही नील, अगर हम ये सोच के बैठे हिंदुस्तान में नील की खेती हो रही थी, तो ऐसा नहीं है। ये सारे जो आप रेड रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये हर जगह है जहां पर नील की खेती हो रही थी और अलग अलग जगह पे सप्लाई हो रही थी। इसकी जगह मैं बता देता हूँ। खासतौर पे जो फ्रेंच है, फ्रांसीसी, जब फ्रांसीसियों की ही कॉलोनी थी। अगर आपको मैं थोड़ा सा कैरिबियन में ले जाऊँ, ठीक, तो फ्रेंच ने क्या किया, इंडिगो की शुरुआत की सेंट डोमिनिक, सेंट नाम लिख देता है उसका, डोमिंगे कह सकते हैं आप इसको, सेंट डोमिंगे। ये है कैरिबियन आइलैंड में। कैरिबियन आइलैंड जैसे ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, ये वेस्ट इंडीज़ है, तो वेस्ट इंडीज़ को आप कैरिबियन आइलैंड्स कह सकते हैं, एक ही बात है। तो वेस्ट इंडीज़ या कहें जो कैरिबियन आइलैंड है, वहाँ पर इन्होंने शुरुआत कर दी। इसके अलावा जो पोर्चुगीज़ है उन्होंने शुरुआत कर दी ब्राज़ील में इसको उगाना, और इंग्लिश जो थे उन्होंने जमैका में कर दी। इसी तरीके से स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला में कर दी। तो इंडिगो प्लांटेशन, या फिर कहें कि इंडिगो के लिए बड़े बड़े बागान होते हैं, ध्यान रखिए, इंडिगो के लिए बागान होते हैं, या कहें कि प्लांटेशन होता है, राइट, बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं। तो ये सारे के सारे आ गए, नॉर्थ अमेरिका में भी आ गए प्लांटेशन, राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई 18वीं शताब्दी पे मैं आपको जरा ले चलता हूं और उसके बाद की बात करता हूं। जैसे 18वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, यानी कि 1780 के आगे आप समझ लीजिए, यहां पर क्या हुआ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हम जानते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, मिलें आ गई। अब जब ये मिलें आ गई, इसका मतलब कपड़े का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, यानी कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया। जब कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसकी रंगाई भी होनी चाहिए, रंगाई भी इसके लिए ज़रूरत पड़ गई। तो अब हिंदुस्तान का जो नील है, इंडियन इंडिगो, इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। ओके, अब दिक्कत ये हुई कि जो मैंने कहा कि यहाँ से भी आ रहा था, वेस्ट इंडीज़ से भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ से आता था एक्चुअली। यहाँ से आना और अमेरिका से जो इलाके हैं जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ से आना बंद हो गया। उसके बहुत सारे कारण थे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। पहले मैं वो कारण बता दूँ। बेसिकली क्या है कि अगर मैं 1783 से लेकर 1789 की तरफ आपको ले जाऊँ, अभी ये डेट बताता हूँ कैसे आएगी। जो इंडिगो का प्रोडक्शन था, जो नील का प्रोडक्शन था विश्व में, यानी वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन था, वो हाफ हो गया। यानी पहले 100 पैदा होता था तो बस 50 पैदा होने लगा। ओके, अब जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन के जो बेसिकली डायर्स थे, रंगरेज थे, वो तो कपड़े उनको डाई करनी है, और वो जानते हैं सबसे अच्छी डाई कौन सी है, इंडियन इंडिगो। बस उनको इंडियन इंडिगो चाहिए, तो नए नए स्रोत ढूंढने लगे, भाई कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ओके, तो ये मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, क्यों वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से आना कम हो गया। उसका कारण ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक स्लेव रिवोल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। यानी जो स्लेव थे, यानी जो गुलाम थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी। ये सेंट डोमिनिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की बात 1791 का ये चित्रण दिखाया जा रहा है। हुआ ये कि जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच जो प्लांटर्स थे, बेसिकली जो बागान वाले थे, उन्होंने इंडिगो, नील और चीनी, शुगर, इसकी शुरुआत की पैदावार सेंट डोमिनिक में, जो कैरिबियन आइलैंड में है, वेस्ट इंडीज़ में। लेकिन अफ्रीकन स्लेव्स, क्योंकि उनकी बुरी हालत कर दी गई थी, एकदम बहुत ही हालत खराब थी, ये रिवोल्ट पे आ गया, रिबेलियन पे आ गया, बगावत पे आ गया 1791 में। इन्होंने क्या किया, जितने भी बागान है उसको जलाना शुरू कर दिया, जो प्लांटर्स है, बागान मालिक है, उनको मारना शुरू कर दिया। इसको देख के 1792, एक साल बाद, जो फ्रांस है, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको स्लेवरी को, यानी जो गुलाम बनाना होता है,
उसको बंद कर दिया। और जब ये बंद हुआ तो जो इंडिगो प्लांटेशन है, यानी जो नील की खेती हो रही थी कैरिबियन आइलैंड में, ये बंद हो गई। इसी कारण से यूरोप में पहुंचना इसका बंद हो गया। क्लियर हो गया? मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, क्लियर हो गया? इसी कारण से बंद हो गया। तो अब क्या होता है, अच्छा प्लांटेशन मतलब एक ही बात समझ लीजिए कि बिग, बहुत बड़ा फार्म या कहे बड़ा खेत समझते हैं ना, छोटे छोटे जैसे 1 एकड़ 2 एकड़। जब आप 100 एकड़ की बात करते हैं, 50-100 एकड़ की बात करते हैं, तब आप प्लांटेशन की बात करते हैं। तो बागान मतलब बड़े खेत। क्लियर हो गया? तो यहीं पे जैसे कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, कॉफ़ी गन्ना, टोबैको तंबाकू, चाय, कपास, इन सब का उत्पादन होता है बड़े बड़े बागानों में। तो जैसे मैंने बताया कि अब भाई ब्रिटेन को चाहिए था, ब्रिटेन की कॉलोनी तो इंडिया थी ही थी, वहाँ पर अच्छा राज भी चल रहा था इन लोगों का। तो अब ब्रिटेन जो है वो इसकी तरफ आया, हिंदुस्तान की तरफ, कि भाई कहाँ से लाएंगे, यूरोप में तो इतनी मांग बढ़ रही है, हमको यहाँ से ही लाना पड़ेगा। ठीक, तो इन्होंने कोशिश की कि अब यहाँ पर वो इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ावा देंगे, और उन्होंने बढ़ाया भी। तो मैं अगर आपको बंगाल का एग्जाम्पल दूं, तो 18वीं शताब्दी में जो बंगाल है, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन शुरू हुआ, नील की खेती शुरू हुई। और अगर मैं इसका नंबर से अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो आप देखिए, नंबर के बारे में बताऊंगा तो 1788 में कि जितना भी आता था, पूरा जो कहें कि जो ब्रिटेन में आता था नील, हिंदुस्तान से केवल 30% आता था। लेकिन 1810 की अगर हम बात करें तो यही हिंदुस्तान से 95% आता था। इसका मतलब अगर 100 आता था तो 100 में से केवल 30, 100 ब्रिटेन में अगर आता है, ब्रिटेन में आ रहा है, तो 100 में से 30 आता था 1788 तक। लेकिन 1810 तक 100 में से 95 हिंदुस्तान से आ रहा था। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये। तो हुआ ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जैसे ये लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने अपना जो एक तरीके से साइड बिजनेस कर लिया, ये काम शुरू कर दिया, या फिर इन्होंने, क्योंकि ये समझ गए थे कि यूरोप में तो रिक्वायरमेंट है ही, तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है या इंडिगो का जो प्रोडक्शन है, यानी कि नील की खेती, उस पर पूरा ध्यान दे दिया। कई जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी, इन्होंने जॉब छोड़ दी। इन्होंने कहा भाई हमको जो इंडिगो, जो हमारे अलग अलग प्लांटर्स, ये जो लोग थे, तो इंडिगो के जो बड़े बड़े बागान थे उस पर इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, इंडिगो बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ये सही कहना रहेगा, क्योंकि इनको समझ में आ रहा था कि हमें हाई प्रॉफिट्स मिलने वाले, पैसा बढ़िया हमको यहाँ से मिलने वाला है, राइट। कई लोग ऐसे, क्या हुआ, जैसे ये यूके है। अब यूके, जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं, हमारे यहाँ कौन लोग आए थे, या तो ब्रिटेन वाले लोग थे, जैसे इंग्लिशमैन कहते हैं उनको, या स्कॉटिश थे। तो यहाँ से, यूके से ये लोग चले आए यहाँ पे हिंदुस्तान, और ये केवल इसीलिए आए कि यहाँ पर केवल बागान खोलेंगे, यहाँ पर केवल नील की खेती करेंगे। और ऊपर से कंपनी इन लोगों को लोन भी दे रही थी कि लाओ पैसे लो और खेती करो और बस वापस भेजो। ठीक, तो ये सब काम हुआ इसमें। अब अगला सवाल उठता है, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो नील की खेती कैसे होती थी। तो इसमें 2 तरीके हैं, निज और रैयती, रॉयल्टी कहते हैं इसको। इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।